रिजोल्यूशन में ध्यान है आप लोगों को? रिजोल्यूशन में ध्यान है आप लोगों को? क्वेश्चन में आप लोगों को बैलेंस शीट दे रखी होगी, एक कॉपी खोल लेना और लिखते जाना साथ में सारा। सुनना ध्यान से। रिजोल्यूशन में आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी। रिजोल्यूशन में आप सभी को ध्यान होगा शायद तक, एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको दे रखी होती है नॉर्मली, और ये एसेट हैं आपकी और ये लाइबिलिटीज हैं। और डिसोल्यूशन में क्या होता है, आपका बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो जितनी भी एसेट है आप उनका क्या करोगे? मतलब यहाँ पर आपकी बहुत सारी एसेट हैं, मशीन है, फर्नीचर है, आपके डेटर्स हैं, आपकी बिल्डिंग है, सपोज आपका कैश बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस है, और सपोज असेट में कोई पी एंड एल दिखा रखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉस। या फिर असेट में कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिखा रखा हो, तो ये सब क्या है? आपके पुराने लॉसेस। अब है ना, असेट दे रखी है बहुत सारी, और दो पार्टनर्स हैं ए बी। ये ए की कैपिटल बता रखी है आपको, और ये बी की कैपिटल। और लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बैंक से आपने कोई लोन ले रखा है, और पता है बैंक लोन के अलावा पार्टनर से भी लोन ले रखा है आपने, और ए की पता है वाइफ से भी आपने लोन ले रखा है, ए की वाइफ का लोन। ये सब लाइबिलिटीज में दे रखा है। अब पता है आपका बिजनेस बंद हो रहा है, सपोज डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस बंद। और लाइबिलिटीज में सपोज कोई पुराना जनरल रिजर्व या कोई पुराना पी एंड एल का बैलेंस भी दे रखा है। ये सारी लाइबिलिटी साइड है, इस साइड में जितने भी आइटम लिखे हैं ये सब असेट साइड आपकी। असेट में आपकी मशीन, फर्नीचर, कैश, डेटर्स, बिल्डिंग, बैंक, लॉस, एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल, क्रेडिटर, लोन, जनरल रिजर्व, पार्टनर का लोन, वाइफ से लोन, ये सब आपकी लाइबिलिटीज हैं। अब पता है जब आपका बिजनेस बंद होगा, डिसॉल्व होगा, तो आप क्या करोगे बता सकते हो? मतलब कॉमन सेंस सोचो आप, मत सोचो आप कुछ पढ़ रहे हो, बच्चों वाली बातें हैं। आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, आप इसको बंद करोगे तो क्या होगा? ये सारी असेट का क्या करोगे आप सोचो खुद। आप कोई दुकान लेके बैठे हो, आप उसको बंद कर रहे हो, क्या करोगे? मशीन का, फर्नीचर का क्या होगा? बेचोगे मार्केट में? भाई बिजनेस ही बंद हो रहा है तो क्या करोगे मशीन का? घर में तो लगाओगे नहीं ले आके मशीन को, क्या करोगे आप? बेचोगे इन चीजों को। और बेचोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले। भाई बेचेंगे मार्केट में, मशीन बिकेगी, फर्नीचर बिकेगा, डेटर से पैसे इकट्ठा करेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इनका पेमेंट कर देंगे, और इस पूरे सिस्टम में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पता है जितनी भी असेट है वो या तो मार्केट, उनका क्या करोगे आप? या तो वो मार्केट में बिकेगी, जितनी भी असेट है या तो वो मार्केट में बिकेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर ले ले। जैसे फर्नीचर है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, हम उसको बेचेंगे तो पता है आधे पैसे में भी नहीं बिक रहा, तो पार्टनर बोलता है ए मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, जितने में बिक रहा है ना वो, ए बोल रहा है उतने में मैं ले लेता हूँ, तो बी ऑब्जेक्शन करेगा क्या सोचो? क्या उसको लेने देगा? भाई बेचेंगे तो जितने पैसे में वो बिकेगा उतने में ए बोल रहा है मैं ले लेता हूँ, तो बी ने बोला ठीक है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू ले ले, तेरी कैपिटल में से कट जाएगा उतना अमाउंट। तो जितनी भी असेट है या तो वो मार्केट में बिकेंगी या फिर टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ, पता है जितनी भी असेट है उनको बेचेंगे या तो कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, या फिर पता है आप अपने किसी क्रेडिटर को भी दे सकते हो इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मुझे क्रेडिटर्स को पैसा देना है, मुझे क्रेडिटर को पैसा देना है, क्रेडिटर बोल रहा है कि मुझे मशीन दे दो, पैसा मत दो, मैं मशीन बेचूंगा मार्केट में, मुझे पैसे मिलेंगे, फिर मैं क्रेडिटर्स को पैसा दूंगा। तो मेरा क्रेडिटर बोल रहा है कि मशीन मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, मेरा क्रेडिटर बोल रहा है कि मशीन मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तू ले ले। तो असेट का क्या क्या कर सकते हो सोचो आप? असेट को डायरेक्टली आप मार्केट में बेच भी सकते हो, या फिर असेट कोई पार्टनर टेक ओवर भी कर सकता है, और या फिर असेट बिक भी सकती है, कोई पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है, और या फिर आप किसी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में भी दे सकते हो। क्रेडिटर को पैसा देना है, बैंक वालों को पैसा देना है, तो आप उसके सेटलमेंट में अपनी कोई असेट दे सकते हो। तो असेट को या तो बेच दो, या तो पार्टनर ले ले, या तो किसी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में दे दी जाए एसेट। और भी एक दो चीजें हो सकती हैं उसकी। अब पता है, आप सोचो असेट का कौन सा बैलेंस होता है पता है आप लोगों को? असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। असेट बढ़ती है तो हमेशा डेबिट होती है, और कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अब पता है जितनी भी असेट है, जब आप इनको बेचोगे, जब आप इनको बेचोगे तो पता है कभी भी किसी भी असेट को डायरेक्ट नहीं बेचना है। ये जितनी भी असेट है ना, ये जितनी भी असेट इनको बेचोगे या पार्टनर को दोगे या किसी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में दोगे, तो ऐसा करने से पहले असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट।
तो ये लोग पता है क्या करते हैं, जितनी भी एसेट है ना उन सबका अकाउंट क्लोज करके उनकी जगह किसको डेबिट कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मतलब इसमें एक आपका अकाउंट बनेगा, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें आपका एक अकाउंट बनेगा, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। बनाओ एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लो फुल पेज का जल्दी से। एक अकाउंट बना दो रियलाइजेशन अकाउंट, और ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। एक रियलाइजेशन अकाउंट बना दो पूरा फुल पेज का। और असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, उनको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। डेबिट किसे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स। जितनी भी असेट होगी ना सब इधर ट्रांसफर हो जाएगी। बता सकते हो कौन कौन सी असेट जो है ट्रांसफर नहीं होती है, बता सकते हैं कोई, एक्सेप्ट कौन कौन सी असेट होती है जिनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। कौन कौन सी असेट होती है जिनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, कोई बता सकते हैं। ये असेट में पता है बैंक बैलेंस दे रखा है, आपको दिख रहा है। रियलाइजेशन में कौन कौन सी असेट डालोगे आप जिनको आप मार्केट में बेचोगे, तो आप अपने बैंक बैलेंस को बेचोगे क्या, आपके बैंक में पैसा पड़ा है तो उसको बेचोगे क्या, हमारा बैंक बैलेंस ले लो कोई, हमारा कैश बैलेंस ले लो कोई। अरे कैश और बैंक तो, जितनी भी एसेट है उनको भी मुझे कैश में कन्वर्ट करना है, कैश और बैंक को बेचना थोड़ी ना हमको, वो तो है ही कैश की फॉर्म में हमारे पास। तो कैश और बैंक कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। और उसके अलावा बता सकते हो और असेट में कौन सी चीज होती है जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, ध्यान है किसी को, पीएनडल का डेबिट बैलेंस, पीएनडल का डेबिट बैलेंस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर दे रखा हो तो। कैश बैंक, कैश बैंक, पीएनडल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और बता सकता है कोई, पार्टनर्स की कैपिटल अगर बाय चांस कभी असेट में दे रखी हो, या पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस, या फिर पार्टनर का लोन अगर असेट में दे रखा हो, तो विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये सारी की सारी चीजें, एक तो आपका कैश, एक आपका बैंक, एक पीएनडल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कैपिटल, करंट, पार्टनर का लोन, अगर ये सब चीजें बैलेंस शीट में एसेट में दे रखी होती है तो इनमें से कुछ भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, इनमें से कुछ भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। ध्यान है किसी को, कैश और बैंक को हम कहाँ दिखाते हैं, कोई बता सकते हैं, बता सकता है कोई, कैश और बैंक को हम कहाँ दिखाते हैं, बता सकता है कोई, कैश और बैंक को हम कहाँ दिखाते हैं, बोल सकता है कोई, कुछ गलती से कभी पढ़ा हो तो। कैश और बैंक को हम कहाँ दिखाते हैं, बैंक का अकाउंट बनता है उसमें लिख देते हैं बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो कैश होता है उसको बैंक में जमा करा देते हैं। अगर खाली बैंक दे रखा है तो बैंक का अकाउंट बना देना, खाली कैश दे रखा है तो कैश का अकाउंट बना देना, और अगर दोनों दे रखे होते हैं तो आप बैंक का अकाउंट बना देना। क्या करोगे आप, एक छोटा सा क्या बनाओगे आप, बैंक का अकाउंट। अगर दोनों दे रखे हैं तो, खाली कैश है तो कैश अकाउंट, खाली बैंक है तो बैंक अकाउंट, और अगर दोनों हैं तो बैंक में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो पैसे पड़े आपके पास उसका क्या करोगे आप, बैंक में जमा करा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जो पैसे पड़े हैं आपके पास उनको बैंक में जमा करा दो आप, सबसे पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दो, और जो पैसे पड़े हैं उनको बैंक में डिपॉजिट करवा दो आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान रख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर सोचो खाली बैंक है तो बैंक अकाउंट बना दो, और अगर खाली कैश दे रखा हो तो कैश का अकाउंट बना दो। क्या लिखोगे कैश अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, खाली बैंक है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, खाली कैश है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बना, दोनों है तो क्या करूं, तो बैंक अकाउंट बना दो और कैश को उसमें जमा करा के खत्म कर दो। सारा काम बैंक से होता है, सारा काम। और ध्यान है किसी को, जितनी भी एसेट होती है उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। असेट का कौन सा, ये बच्चों जैसा लेसन है अगर कोई सुने तो, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, उसकी जगह किसको डेबिट कर दिया आपने, रियलाइजेशन। जितनी भी एसेट होती है आपकी, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, सबका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। सबको बंद करके मैंने उनकी जगह किसको डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन को। अब मैं बोलूंगा कि मशीन को बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे,
पता है किसी को? मशीन को बेचने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन होती है वैसे तो, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इतना सा लेसन है, इतना सा। मशीन को बेचने की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू मशीन, लेकिन मैंने क्या किया, रियलाइजेशन डेबिट टू मशीन। मैंने मशीन की जगह किसको डेबिट कर दिया? अब जब मशीन बिकेगी तो मशीन का अकाउंट तो मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं। अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। जब मैं फर्नीचर बेचूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई डेटर से पैसा मिलेगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि मैंने सारी असेट को क्लोज करके उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया है। अब कोई भी असेट सेटल होगी ना तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा उस असेट की जगह। तो जब ये असेट बिकेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे आप? बाय बैंक। और इसके नीचे लिख रहा हूं रिकॉर्डेड असेट, रिकॉर्डेड असेट सोल्ड, रिकॉर्डेड असेट सोल्ड, रिकॉर्डेड असेट सोल्ड बाय बैंक, रिकॉर्डेड असेट सोल्ड, रिकॉर्डेड असेट सोल्ड। ये जितनी भी असेट है ना, इनको क्या बोलते हैं? जिनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला है, इन सबको क्या बोलते हैं पता है? रिकॉर्डेड असेट का मतलब क्या होता है पता है किसी को? रिकॉर्डेड इन, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट दे रखी है ना ऊपर, तो बैलेंस शीट में असेट में रिकॉर्ड होंगी ये सारी। और इनके ऐसी भी असेट होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होती हैं लेकिन फिजिकली आपके ऑफिस में पड़ी होती है, उनको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। बैलेंस शीट में नहीं है मतलब असेट में नहीं दिख रही, मतलब उसका कोई बैलेंस, मतलब अकाउंट हमारा ओपन नहीं है उसका, लेकिन फिजिकली हमारे ऑफिस में पड़ी है। तो ऐसी असेट होती है फुल्ली डेप्रिसिएटेड असेट। कोई आपने एसी खरीदा 25,000 का, उस पर डेप लगा दिया 5 5 5 5 5 करके 25,000 का, तो बुक में वैल्यू कितनी हो गई? जीरो, 5 साल बाद, लेकिन अभी भी वो हमारे ऑफिस में काम आ रहे हैं। अब हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो ये एसी बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन यहाँ पे तो लगा हुआ है आज भी। तो जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो इस एसी का क्या करेंगे? इसको यहीं छोड़ जाएं क्या? बोले बैलेंस शीट में तो है ही नहीं है, तो रिकॉर्ड ही नहीं है, ये इसको ही बेचें, ये भी बिकेगा। तो पता है बिकेगा तो वही एंट्री होगी, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, असेट बिकेगी तो एक ही एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन बाय बैंक, बाय बैंक। रिकॉर्डेड का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर असेट आपको दिख रही है उन सबको पहले आप बंद करके रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दो, उसके बाद बेचना, बैंक टू रियलाइजेशन। और अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में है ही नहीं, उसका डेबिट बैलेंस ही नहीं है, तो उसको रियलाइजेशन में मत डालना, डायरेक्ट बेच देना बैंक टू रियलाइजेशन। सिंगल एंट्री बोल रहा हूँ, एक सिंगल एंट्री, बैंक टू रियलाइजेशन। मशीन बिकेगी तो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। फर्नीचर बिकेगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर से पैसा आएगा तो बैंक टू रियलाइजेशन। मैं असेट को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहा? क्योंकि उससे पहले मैंने एक और स्टेप ले लिया। जितनी भी असेट है ना, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मैंने सबको बंद करके उनकी जगह किसको डेबिट कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो अब मैं कोई भी असेट बिकेगी तो क्रेडिट किसको करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट को। इतना सा लेसन है, ज्यादा है ही नहीं इसमें कुछ। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको बंद करके उसकी जगह रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं। अब कोई भी असेट बिकेगी तो बैंक टू रियलाइजेशन। पार्टनर लेगा तो, अब सोचो कोई एसेट पार्टनर ले ले तो अगर बिजनेस में से कोई भी एसेट आप लोगे निकालोगे तो बिजनेस आपकी कैपिटल, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। तो मैं यहाँ पता है क्या लिख दूंगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। और इसके नीचे लिख दूं क्या? रिकॉर्डेड असेट, रिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर, रिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर। और या फिर अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर, अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। रिकॉर्डेड असेट ऑब्लिक अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, रिकॉर्डेड असेट ऑब्लिक अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई भी, मतलब सोचो आपका, मैं बोला तो 25% लेसन खत्म। सोचो एक एंट्री, सिंगल एंट्री, एक सिंगल एंट्री में आपका 25% लेसन खत्म है। सोचो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर कोई एसेट पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक एंट्री बोल रहा हूं खाली, बैंक डेबिट ऑब्लिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हो गया, एसेट बिक गई सारी। बेचोगे पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, पार्टनर लेगा तो उसकी कैपिटल कम, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, कैपिटल कम होगी तो डेबिट। तो बैंक डेबिट
टू रियलाइजेशन या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हो गया, सेट का सारा काम खत्म। बेच दी बाय बैंक, पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर टू रियलाइजेशन। अब आप बताओ, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनका क्या करोगे? बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का पेमेंट डायरेक्ट करूं या रियलाइजेशन में डाल के करूं? जब आप सारी एसेट को रियलाइजेशन में डाल के बेच रहे हो तो सारी लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में डाल के सेटल करो। सिंगल अकाउंट बना रहे हैं जहां सारा काम हो जाए, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। सन्ड्री लाइबिलिटी होता है सारी लाइबिलिटी डाल देना इधर जिन जिन का आपको पेमेंट करना है। एक्सेप्ट, बता सकते हो कौन कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है? बता सकता है कोई? पार्टनर्स की कैपिटल, और पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का बाय चांस करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, या पार्टनर का लोन दे रखा हो लाइबिलिटी में, या फिर सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस। सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल, पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर का लोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पार्टनर का लोन। कैपिटल तो सबको पता होता है, कैपिटल करंट, और रिजर्व भी सबको पता है कैपिटल में जाते हैं। पार्टनर का लोन ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इसका हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। पार्टनर के लोन का हम एक अलग से सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके वहां पे पेमेंट करते हैं इसका अलग से, उसको यहाँ ट्रांसफर नहीं करते हैं, पार्टनर का लोन। अब इनके अलावा कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? जैसे बता सकते हो, क्रेडिटर्स हो गए आपके, पीपी हो गए आपके, बैंक लोन हो गया आपका, पार्टनर के रिलेटिव का लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, क्रेडिटर्स बीपी, आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड, बैंक लोन, लोन फ्रॉम वाइफ, कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा, एम्प्लॉइज का कोई सेविंग वेविंग का पैसा। तो जितनी भी लाइबिलिटी, हमारा बिजनेस बंद हो रहे हैं तो क्या करोगे? सारी लाइबिलिटीज का क्या करोगे? आपके क्रेडिटर्स देख रहे हैं, आपका मेरी दुकान बंद हो रही, नीचे खड़े मेरे क्रेडिटर्स, तो क्या उनको पैसे देने पड़ेंगे क्या? बैंक वाले आके खड़े हो गए, भाई आप दुकान बंद हो रही है, हमारा लोन तो चुका दो। आप मेरे एम्प्लॉइज बोल रहे हैं हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो तो दे दो, तो मुझे सबका पेमेंट करना पड़ेगा। मैं पहले सारी एसेट बेचूंगा, पैसा आएगा, और उस पैसे से मैं सारे अपने आउटसाइडर्स का पेमेंट करूंगा। तो पता है लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उनको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? वो तो मैं कर चुका हूं, सारी लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, वो तो मैं कर चुका हूं। मैंने सारी लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज करके उसकी जगह किसको क्रेडिट करवा दिया? रियलाइजेशन। अब जब मैं लाइबिलिटी का पेमेंट करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके नीचे लिख दूं रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड, और उसी के नीचे लिख दूं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। देखो अनरिकॉर्डेड का मतलब सिर्फ इतना होता है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। अगर बैलेंस शीट के अंदर है उसका क्रेडिट बैलेंस तो उसको रियलाइजेशन में डाल दो, नहीं है तो मत डालो, डायरेक्ट पेमेंट कर देना। जितनी भी लाइबिलिटीज आप यहां ट्रांसफर करते हो ना इस साइड में, ये सब होती है आपकी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, इनको बोलते हैं रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। सर कोई जीएसटी का क्लेम आ गया आपके ऊपर, आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं करा, कोर्ट ने भी बोल दिया, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आपको इसका पेमेंट करना है, बट नॉट येट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, मैंने कोई एंट्री नहीं करी, मेरा बिजनेस बंद हो रहा है तो मुझे उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी, कोई भी एम्प्लॉयज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी तक उसकी एंट्री नहीं करी, कर नहीं रखी है आपने, अब वो एम्प्लॉयज खड़े हैं यार हमारी सैलरी बाकी है, अभी तक आपने कोई एंट्री नहीं कर रखी उसकी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ नहीं करा आपने, कोई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसका भी। सारी रिकॉर्डेड का मतलब जिनकी आपने एंट्रीज कर रखी है, जिनको आपने लाइबिलिटी में दिखा रखा है बाय वे ऑफ एंट्री, और अनरिकॉर्डेड जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी है आपने लेकिन वो एक्चुअल में आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो सभी का आपको पेमेंट करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो पहले रियलाइजेशन में चली जाती है, अनरिकॉर्डेड है तो मत डालना रियलाइजेशन में, पेमेंट की एक ही एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन ओवर, टेकन ओवर बाय पार्टनर, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, और या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। रिकॉर्डेड
लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। सोचो 50% लेसन आपका खत्म है। ये 50% लेसन है जो बच्चों को समझ ही नहीं आता होता क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और दो एंट्री इधर बनाई है मैंने, बैंक टू रियलाइजेशन और पार्टनर टू रियलाइजेशन। 4 एंट्रीज बनाई है, 4 में भी 8 एंट्री हो गई। सोचो आपकी, मैं बोलता हूं रिकॉर्डेड एसेट बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट बेचोगे तो बैंक टू रियलाइजेशन। असेट अगर पार्टनर ने ले ली रिकॉर्डेड तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड ले ली तो भी वही एंट्री होती है, पार्टनर टू रियलाइजेशन। और लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, रिकॉर्डेड है तो, अनरिकॉर्डेड है तो रियलाइजेशन टू बैंक, सेम। और अगर लाइबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, यार मैं पे कर दूंगा बैंक लोन, तो हमें उसकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट किसको करूं, बोले यार लाइबिलिटी तो हम ऑलरेडी बंद करके रियलाइजेशन को क्रेडिट कर चुके हैं, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब इतनी सी कहानी चल रही है, सोचो इतनी सी। 12th में हम क्या बोलते थे, नॉर्मली मशीन को बेचने की एंट्री क्या होती है, सोचो बैंक टू मशीन। और अगर कोई पार्टनर ले ले तो क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स कैपिटल टू मशीन, नॉर्मल कंडीशन में। बोले यार मशीन बेच दी हमने, बैंक टू मशीन, बोले वो पार्टनर ने ले ली मशीन तो पार्टनर टू मशीन। अब फर्म बंद हो रही है तो हम पता है क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। हम पहला काम क्या करते हैं, मशीन का अकाउंट क्लोज करके उसकी जगह किसको डेबिट कर देते हैं। अब जब ये मशीन बिकेगी ना तो क्या एंट्री करोगे, बैंक डेबिट टू मशीन, नहीं टू रियलाइजेशन। पार्टनर लेगा तो बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप देखो अपनी आंखों से, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन क्या हो गया, एंट्री वही हो गई, बैंक टू मशीन। लेकिन हमारी इतनी सारी एसेट होती हैं, हम सबको इंडिविजुअली अलग अलग ना बेच के क्या करते हैं, सबको बंद करके रियलाइजेशन में डाल देते हैं। ये सब बिकती जाती है, बैंक टू रियलाइजेशन करके सारी एंट्री कर देते हैं, सब सारी एसेट की बुक वैल्यू इधर डाल देते हैं और सबकी सेलिंग प्राइस इधर दिखा देते हैं, तो अपने आप सबका नेट निकल के एक साथ प्रॉफिट लॉस आ जाते हैं। सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बुक वैल्यू, और उनको सेटल करते हैं तो डेबिट में दिखा देते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक, सबका पेमेंट ऑटोमेटिक, सबका जो डिफरेंस होता है ना इंडिविजुअली, सब ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो इकट्ठा आ जाता है निकल के एक साथ। और अगर अलग अलग एंट्रीज करोगे तो हर एक ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट लॉस क्रिएट होगा। बोले यार सारी एसेट डालो इधर, बुक में जितनी भी है उनको जिस प्राइस पे बेचोगे सबकी सेलिंग प्राइस। अब सपोज 1 लाख की एसेट है, 1.5 में बिकी, सब मिला के 1.5 में एक की है, तो आ गया ना अपने आप 50 का प्रॉफिट इकट्ठा, किसी में ज्यादा किसी में कम, सब हो जाएगा। ये सारी लाइबिलिटी कितनी, 1 लाख, पेमेंट कितना 70,000, तो अपने आप आ जाएगा 30,000 का प्रॉफिट। और 30 का प्रॉफिट और वो असेट का 50 मिला के अपने आप 80,000 हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो सारी असेट को रियलाइजेशन में डाल दो और जब बिकेगी तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में दिखा दो सेलिंग प्राइस उनकी, बिकेगी तो बाय बैंक, पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर। और लाइबिलिटी सारी रियलाइजेशन की क्रेडिट में डाल दो, जब उनको सेटल करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर लेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, खत्म। अब देखो इसमें ऐसा है, ये बहुत आसान है, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें भी आती है, लेकिन अब देखो मैं आपसे बोलता हूं कि अगर हमारा कोई खर्चा हो जाए तो क्या करोगे, बता सकते हो। जैसे हमारा बिजनेस बंद हो रहे हैं, उसमें कुछ खर्चे भी हो सकते हैं क्या, सोचो, हो सकते हैं क्या खर्चे, क्या खर्चे होते हैं सोचो, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरीके के खर्चे होते हैं, क्या बोले, खर्चा हो गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होता है बताओ, कि कोई भी खर्चा, मेरा हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, बोले यार खर्चे हो गए 5,000 रुपए के, क्या खर्चे, बिजनेस को बंद करने में किस तरीके के खर्चे होते हैं, हाँ हाँ, काय का ट्रांसपोर्टेशन, मैंने मशीन बेची, मैंने मशीन बेची, तो जिसने खरीदी वो कहता है हमारी दुकान तक छुड़वानी पड़ेगी आपको, मैंने कहा ठीक है मैं छुड़वा दूंगा, तो हमारे ट्रॉली का पैसा लग गया 1,000 रुपया, ट्रॉली वाले को हमने 1,000 रुपये दे के मशीन उसकी दुकान तक पहुंचाई। डेटर्स से पैसा इकट्ठा करना, हमारे 10-15 डेटर्स हैं, तो पता है डेटर्स से पैसा इकट्ठा करने जब हम जाएंगे तो हमारा टैक्सी का या पेट्रोल का जो भी पैसा वैसा लगा वो खर्चा हो गया हमारा। कोई ब्रोकर को हमने अपॉइंट कर दिया कि तू सारा काम कर, उसको हमने 10,000, बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, उसको हमने 5,000 रुपये दे दिए कि तू सारा काम कर। तो कई तरीके के छोटे छोटे खर्चे हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बिजनेस को बंद करते वक्त कुछ खर्चा छोटा मोटा हो सकता है बंद करने से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं हमारा रियलाइजेशन का खर्चा हो गया कुछ, तो क्या एंट्री करोगे, बता सकता है कोई,
हमारे खर्चे हो गए 10,000 रुपए के, क्या एंट्री करोगे? हाँ, ऐसी एंट्री करूं क्या? एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ऐसी एंट्री करूं क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, करूं ऐसी एंट्री? हमारे 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो ऐसी एंट्री करूं क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चा हमेशा डेबिट होता है, खर्चे का अकाउंट खोल दो और टू बैंक। अब बताओ, ये जो खर्चा है इसका बर्डन किस पे पड़ना चाहिए? इस खर्चे का बर्डन किस पे पड़ना चाहिए? पार्टनर पे। तो कैसे डालूं, क्या करूं? इस खर्चे को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दूं क्या? बोलो। रियलाइजेशन का जो खर्चा है, रियलाइजेशन का जो खर्चा है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो बताओ से क्या होगा? एक्सपेंस से एक्सपेंस क्या हो गया, सोचो। कैंसिल, डायरेक्ट एंट्री निकल के क्या आ गई? रियलाइजेशन टू बैंक। वैसे तो जो खर्चे होते हैं ना, वो साल के एंड में पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। जो खर्चे होते हैं ना, वो साल के एंड में पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अभी हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, तो ये रियलाइजेशन का खर्चा मैं कहां डालूं? रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कौन लेंगे? पार्टनर्स। तो इस खर्चे को अगर आप उस अकाउंट में डाल दोगे, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो इतने अमाउंट से कम होके मिल जाएगा उनको। तो मैं दो एंट्री करूं क्या, सिंगल ही कर दूं? बोले यार बिजनेस बंद हो रहा है, क्या खर्चे का अकाउंट खोल रहे हो? खर्चे की जगह सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधी एंट्री। खर्चे की जगह सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ध्यान है, रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखते थे हम यहाँ? ध्यान है किसी को? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। फर्म ने अपना रियलाइजेशन का खर्चा पे किया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, खर्चा हो गया हमारा। और सोचो, बिजनेस का खर्चा, रियलाइजेशन का खर्चा अगर कोई पार्टनर पे कर दे तो एक बार के लिए, तो क्या हमें उस पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे? खर्चा है बिजनेस का, खर्चे की जगह मैं किसको डेबिट करूंगा? रियलाइजेशन। और अगर एक्स ने पे कर दिया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल, जो भी पार्टनर होगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इफ एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, if expense of realization paid by partner, if expense of realization paid by partner, अगर रियलाइजेशन का खर्चा कोई पार्टनर पे कर दे तो, अगर रियलाइजेशन का खर्चा कोई पार्टनर पे कर दे तो आप क्या करोगे? अगर रियलाइजेशन का खर्चा कोई पार्टनर पे कर दे, अगर फर्म खुद पे करेगी तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर पार्टनर पे करेगा तो क्या एंट्री करोगे? देखो दो एंट्रीज और आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब बहुत आसान है, अगर कोई सोचे समझे दिमाग लगाए थोड़ा सा भी तो बहुत इजी लेसन है। और बता सकते हो रियलाइजेशन, पता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सारा काम करने के लिए, ऐसा हो सकता है सारा काम करने के लिए हम एक्स को अपॉइंट कर दें, ऐसा हो सकता है सारा काम करने के लिए हम एक्स को अपॉइंट कर दें और एक्स को हम कुछ कमीशन दें या रेम्यूनरेशन दें। हो सकता है ऐसा, सारा काम करने के लिए हम एक्स को अपॉइंट कर दें और बदले में हम उसको कुछ कमीशन दें या रेम्यूनरेशन दें, हो सकता है ऐसा? तो क्या एंट्री करोगे? सारा काम करने के लिए हम एक्स को अपॉइंट कर दें, सारा काम करने के लिए हम एक्स को अपॉइंट कर दें और बदले में हम उसको कुछ कमीशन या रेम्यूनरेशन दें, तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे, कोई बता सकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन, कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन। रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन का खर्चा पेड बाय एक्स, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल।
रियलाइजेशन का काम करने के लिए एक्स को अपॉइंट कर दिया, बोले हम तेरे को 10,000 रुपए देंगे, तू सारा काम कर। तो हम कभी भी पार्टनर को पैसा नहीं देंगे, उसकी कैपिटल, और ये हमारे बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस का काम करने के लिए एक्स को अपॉइंट कर दिया, ये बिजनेस का खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब पता है अगर मैं इस अकाउंट को बंद करूं तो क्या इसमें प्रॉफिट आ सकता है क्या? सोचो किसको मिलेगा प्रॉफिट, बता सकते हो? पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। और बाय चांस लॉस हो जाए तो सोचो, लॉस कौन बियर करेंगे, बता सकते हो? लॉस भी कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स, बाय पार्टनर्स कैपिटल। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स। तो बताइए यहीं से एक एंट्री और बन जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस होगा तो क्या एंट्री करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहीं से सारी एंट्री निकलती है ऑलमोस्ट इस अकाउंट से। अब पता है, ध्यान से सुनना, इसमें पता है एक चक्कर होता है छोटा सा, ध्यान से सुन लेना इधर एक बार। इसमें एक छोटा सा चक्कर है, अगर किसी को ध्यान हो तो। पता है एक छोटा सा बना लेना, फिर से बना देना एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट, एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट। और किसी को ध्यान है, एक जैसे डेटर्स होते हैं बैलेंस शीट में, उन्हें हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन टू डेटर्स। और एक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। कोई मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो उन सबको भी हम रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देते हैं। और ध्यान है मैं क्या बताता था आपको, डेटर्स के अगेंस्ट क्या हो सकता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, तो उसको अपोजिट में डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और फिक्स असेट के लिए क्या हो सकता है, बता सकते हो? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, या फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व, या फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व, रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो किसके लिए बनता है? डेटर्स के लिए। और ये बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये दोनों बनते हैं फिक्स असेट के लिए। अगर बाय चांस कभी होता है ना क्वेश्चन में डेटर में से प्रोविजन काट के बता रखा होता है, तो हम आपको हमेशा बोलते हैं डेटर्स पूरे ग्रॉस इधर दिखा दो, प्रोविजन को अपोजिट में डाल के छोड़ दो, डेटर्स में से काट के कभी मत दिखाना। सपोज आपके डेटर्स कितने हैं? 1,000। आपके डेटर्स कितने हैं? 1,000। प्रोविजन कितना है आपका? 200। तो मैं बोलता हूं हमेशा प्रोविजन को इधर डाल के छोड़ दो, आगे कुछ मत करना उसका। अब पता है जब आपको डेटर से पैसे मिलेंगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बता सकते हो? क्या लिखोगे रियलाइजेशन में? बाय बैंक। जब आपको डेटर्स से पैसे मिलेंगे तो आप क्या करोगे, बता सकते हो? जब आपको डेटर्स से पैसे मिलेंगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बता सकते हो? बैंक टू रियलाइजेशन। जब आपको डेटर्स से पैसे मिलेंगे तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे आप? बाय बैंक। और इसके नीचे क्या लिखोगे? डेटर्स। 1,000 है ना, डेटर्स से कितने रुपए मिले? सपोज 700। डेटर्स कितने के? 1,000। कितने मिले? प्रोविजन कितने गए? तो इस अकाउंट को बंद करोगे तो अपने आप आपका लॉस कितना आएगा? 100 रुपए का। डेटर से पैसा आ गया, इनका आगे कुछ नहीं करना होता, पता है हमको, इनको यहाँ डाल के छोड़ दिया जाता है बस। नो फर्दर ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट फर्दर, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। इनका आगे कुछ नहीं होता, यहाँ डाल के छोड़ देते हैं बस इनको। किसी भी असेट के अगेंस्ट अगर आपने कोई प्रोविजन या फंड बना रखा है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के छोड़ दिया जाता है, उसका आगे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। किसी भी असेट के अगेंस्ट अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा है या फंड बना रखा है तो उसको रियलाइजेशन में डाल के छोड़ दिया जाता है, उसका आगे कुछ भी नहीं होता है, उसका आगे हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। रियलाइजेशन में डाल के छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं होगा इसका।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर एंड रिन्यूअल। इनको असेट में से काट के मत दिखाना, इनको अपोजिट में डाल के छोड़ना होता है, आगे कुछ नहीं होता। जब असेट बिकती है तो ये अपने आप लॉस को सेट ऑफ कर देते हैं ऑटोमेटिक, कुछ नहीं होता इनका आगे। और एक बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट बात है, सोचो अगर कभी ऐसा हो, जैसे आप ही बनाओगे ना रियलाइजेशन अकाउंट, आप जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो पता है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जैसे एक सेकेंड कुछ मत करना, एक सेकेंड रुक। पता है जैसे आपको बैलेंस शीट दे रखी है, सोचो ये बैलेंस शीट दे रखी है और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और पता है असेट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। असेट में इन्वेस्टमेंट अगर हो, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 1000, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में डालोगे, फंड को भी रियलाइजेशन में डालोगे। पता है इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, खाली फंड बना रखा है आपने, तो फिर इसे रियलाइजेशन में डालने की जरूरत, ये क्या होगा फिर पता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स बांट लेंगे। यार इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फंड क्यों बना रखा है आपने, तो एक तरीके से फ्री है, इसका मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीधा पार्टनर्स बांट लेंगे। रियलाइजेशन में क्या करूंगा डाल के, रियलाइजेशन में क्यों डालूं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। बोले क्यों डालते हैं रियलाइजेशन में, बोले यार जब इन्वेस्टमेंट बिकेंगे तो लॉस होगा तो ये उसको एडजस्ट कर देंगे। बोले इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वो बिकेंगे ही नहीं, लॉस होगा ही नहीं, तो उसकी नीड ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो उसको सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्ट एकदम। किसी भी असेट के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजन या फंड बना हुआ है तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, और अगर प्रोविजन फंड है और वो असेट ही नहीं है बैलेंस शीट में, तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसको डायरेक्टली। रहेगा ध्यान थोड़ा सा। और एक और लिख लो बस, लास्ट के बाद क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। एक है ना, अगर बैलेंस शीट में, ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ही तकलीफ होती है इसमें, ये बैलेंस शीट है, इसमें पता है पार्टनर का लोन दे रखा है, पार्टनर का लोन 1000 रुपए का, पार्टनर का नाम मान लो कौन, ए, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, पार्टनर का लोन दे रखा है, तो उसका क्या करोगे आप, बार बार हर बार आपको बोलते हैं कि पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर, उसका अलग से सेपरेट अकाउंट बना के पेमेंट किया जाता है। और लोन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उसको सेपरेट अलग से अकाउंट बना के पे करोगे। लोन का कौन सा बैलेंस होता है, उसको मैं बंद करके रियलाइजेशन में नहीं डालूंगा, उसका क्रेडिट बैलेंस चलने दो, उसका अकाउंट बनाओ, उसमें लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लोन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उसको बंद करोगे ना तो वो खुद डेबिट होगा। तो जब आप पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो, जब आप लोन का पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो, एज, ए का लोन कितना है बता सकते हो, जब आप उसका पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप ए का लोन पे करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एंट्री। लोन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, लायबिलिटी, उसको कम करने के लिए क्या करोगे, और बैंक बैलेंस कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और सोचो अगर आप लोन को कम में सेटल कर दो तो, इफ लोन सेटल्ड, इफ लोन सेटल्ड एट ₹800, हमने पता है लोन को 800 रुपए देके सेटल कर दिया, तो क्या करोगे बता सकते हो, बता सकता है कोई, ए का लोन कितने गए, 1000 रुपए का, और टू बैंक आपने उसको कितने रुपए देके सेटल कर दिया, 800 रुपए, तो 200 रुपए का प्रॉफिट है आपके लिए, तो कहां डालोगे इस प्रॉफिट को, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देते हैं भाई एज लोन 200 रुपए, डाल के छोड़ देते हैं उधर, बस आगे कुछ नहीं होता। प्रॉफिट की जगह मैंने रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, बोले यार फायदा हो गया 200 रुपए का, हमारा लाइबिलिटी खत्म, ये हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस, और ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर इस लोन को आप सेटल करो 1000 की जगह 1100 में, तो बता सकते हैं कोई, इफ लोन सेटल्ड, इफ लोन सेटल्ड एट ₹1200, तो क्या करोगे कोई बता सकते हैं, एज लोन अकाउंट डेबिट, और कितने में सेटल कर रहे हो आप इसको, कोई 1200, कोई ब्याज व्याज होगा बाकी इसका, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो नुकसान है, उसकी जगह सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर कम में सेटल कर रहे हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट, ज्यादा में सेटल कर रहे हो तो लॉस की जगह रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा।
तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाता है टू बैंक करके 200 रुपये। 3 केसेस होते हैं इस लोन के, और भी हैं, ये सिंपल हैं 3। पेमेंट, इनको इसको असेट देके भी सेटल कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे एक बार। ये सिंपल, एज लोन टू बैंक, एज लोन टू बैंक टू रियलाइजेशन, एज लोन रियलाइजेशन टू बैंक, एज लोन रियलाइजेशन टू बैंक, एज लोन रियलाइजेशन टू बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं तीनों, मतलब ऑलमोस्ट मानो इन तीनों में से एक तो आपको मिलनी है एग्जाम में। अच्छी एंट्री आएगी, ये तो होगी होगी 100%। लोन का सेटलमेंट करोगे तो एज लोन टू बैंक, कम में सेटल कर दिया तो प्रॉफिट की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट, ज्यादा में सेटल करोगे तो लॉस की जगह रियलाइजेशन डेबिट। और एक पता है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बैलेंस शीट है ना, ये आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड सुनना। लाइबिलिटी साइड, पता है लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज आ सकती हैं पता है आपको? क्रेडिटर्स, और एक क्या होता है आपका बैंक लोन, और क्या आ सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक आ सकता है क्रेडिटर्स के साथ आपका बिल्स पेएबल, और एक अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। और बता सकते हैं कोई कौन सी लाइबिलिटी आती है? बीपी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड और बैंक ओडी, और और लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम रिलेटिव, लोन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पार्टनर, पार्टनर को लोन नहीं बोल रहा हूं, लोन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पार्टनर, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, या फिर एम्प्लॉइज का सेविंग फंड, सेविंग फंड या सेविंग बैंक अकाउंट। ये सब क्या है आपकी पता है? ये सब क्या है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये सब की सब, इन सबको हम क्या करते हैं पता है? इन सब का हम क्या करते हैं? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। फिर रियलाइजेशन में डालने के बाद क्या होता है इनका पता है? क्या नहीं बता सकते कोई? या तो इनका क्या कर देते हैं हम, या तो इनका रियलाइजेशन में डालने के बाद पेमेंट हो जाते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं, ध्यान है, या तो इनका पेमेंट हो जाता है या फिर टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। दो चीज लिखा होता है, ये पेमेंट कर दो तो रियलाइजेशन टू बैंक, और नहीं तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, टेकन ओवर बाय पार्टनर अगर लिखा हो तो। पता है कुछ ना लिखा हो तो क्या करते हैं, ध्यान है, बता सकते हो कोई? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करोगे आप? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटी विल बी पेड, ऑल लाइबिलिटी विल बी पेड एट बुक वैल्यू। जो भी बुक में दिखा रखी है ना, इन सबको रियलाइजेशन में डाल के इनका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेमेंट करना है तो ठीक है, रियलाइजेशन में डाल के, मतलब रियलाइजेशन में तो जाएंगी ये सारी, उसके बाद पेमेंट करना है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और टेकन ओवर बाय पार्टनर तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और इनके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, किसी भी लाइबिलिटी के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है बुक वैल्यू में। सब जाएंगी रियलाइजेशन में, लिखा है पेमेंट कर दो तो रियलाइजेशन टू बैंक, बोले पार्टनर ने ले लिया रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो पेमेंट कर देते हैं हम उसका। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इंडिविजुअल लाइबिलिटी इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू, बुक में जो भी है उसको डाल के पे कर दिया जाता है। और सोचो अगर ऐसा हो तो, जैसे सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, ध्यान से सुनना, जैसे आपकी बैलेंस शीट है, और ऐसा ही सोचो असेट के साथ हो जाए तो, ध्यान है किसी को? असेट दो तरीके की होती हैं, एक होती है टेंजिबल असेट और एक होती है इनटेंजिबल असेट। दो तरीके की असेट होती हैं, एक टेंजिबल होती हैं और एक इनटेंजिबल होती हैं। इनटेंजिबल में आपकी गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, तो इन सब का क्या करोगे आप? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, टेंजिबल इंटेंजिबल सभी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसके बाद क्या करोगे? रियलाइजेशन में डालने के बाद, रियलाइजेशन में डालने के बाद क्या करोगे इनका बता सकते हो? सोल्ड, अगर बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन, और पार्टनर ने ले ली तो
टेकन ओवर बाय पार्टनर। बैलेंस शीट में एसेट दे रखी होती है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी आपको, तो इन सबको डाल देना रियलाइजेशन के डेबिट में, और बिकेगी तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ लिखा नहीं हो इनके लिए तो क्या करोगे? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन क्या करोगे, आप बता सकते हैं कोई? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, टेंजिबल असेट को तो हम बेच देते हैं, पता है, सोल्ड एट बुक वैल्यू, सोल्ड एट बुक वैल्यू। और आपकी जो इनटेंजिबल असेट होती है ना, उनको उनकी सेलिंग प्राइस विल बी अज्यूम जीरो, सेलिंग प्राइस विल बी अज्यूम जीरो, अज्यूम्ड जीरो। मतलब टेंजिबल होगी तो मैं बेच दूंगा, और इंटेंजिबल होगी तो उसका कुछ नहीं करते, बस जीरो मान लेते हैं उसको, रियलाइजेशन में डाल के छोड़ देते हैं उसको। टेंजिबल होती है तो बेच, मशीन के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, बेची, पार्टनर ने ली, कुछ नहीं बता रखा पूरे क्वेश्चन में, तो बेच दो बाय बैंक में। और गुडविल के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कुछ नहीं बता रखा, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, उसके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूं, जीरो मान लूंगा मैं उसको, गुड सारी इंटेंजिबल एसेट। और इसमें पता है एक सबसे भयानक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुडविल का। आज तक आपने क्या पढ़ा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, क्या पढ़ा है आपने? गुडविल अगर असेट में होती है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। जब फर्म हमारी बंद हो रही है ना, तो गुडविल भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है सारी एसेट के साथ, क्योंकि वो भी बिकती है, उसकी भी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। ये आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो आपका नाम भी तो बिक सकता है ना मार्केट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल भी रियलाइजेशन में जाती है। यहाँ पे गड़बड़ होती है बच्चों से। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या बोला था, गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ। अभी क्या बोलते हैं आपको, गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है, उसको कहाँ डालना है, रियलाइजेशन में। डिसोल्यूशन में गुडविल विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन टू गुडविल, और वो बिकेगी तो बाय बैंक, पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर, कुछ भी लिखा नहीं होगा तो उसको क्या मान लेते हैं, जीरो। एक तो गुडविल, इंटेंजिबल असेट, और एक पता है प्रीपेड के लिए कुछ लिखा नहीं होता ना, इंटेंजिबल, और एक प्रीपेड एक्सपेंस अगर कोई हो तो उनको भी जीरो मान लिया जाता है, जीरो। इंटेंजिबल असेट और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, मान लिया जाता है कि उसकी रिकवरी नहीं होगी, ऐसा अज्यूम है किताबों के हिसाब से। इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ध्यान से सुनना। इंटेंजिबल असेट विल बी अज्यूम्ड एज जीरो, और टेंजिबल होती है तो उनको बुक वैल्यू पे बेच दिया जाता है। रहेगा ध्यान कुछ थोड़ा सा? बोलो, क्वेश्चन कराऊं एक, सुनना ध्यान से इधर, निकालो एक कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लो, ये वाला निकालो, अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, ध्यान से सुनना। पता है बहुत आसान लेसन है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 निकालना, ध्यान से सुनना। हम आपको 10-10 क्वेश्चन कराते हैं, सोचो कोई बच्चा ध्यान से तमीज से अगर दो क्वेश्चन भी कर लेना, उसको लेसन समझ में आ सकते हैं। एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि सुनते नहीं है बच्चे ध्यान से। शेन बनाओ, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनना। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बहुत ध्यान से सुनना। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, लिख दो, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, और उसके बाद में एक आप बनाओ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुनना। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, और कितने पार्टनर्स हैं कोई बता सकते हैं? कितने पार्टनर्स हैं आपके? आशीष और कनव, दो पार्टनर्स हैं। कैपिटल अकाउंट बनाओ, आशीष और कनव, दो पार्टनर्स हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ना है, ध्यान से सुनना। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, और एक आप किसका अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत आसान है। और एक बनाओ आप, बैंक बनाऊं कि कैश बनाऊं? असेट में देखो बैंक है कि कैश है, तो बैंक बना दो, जो है वो बना दो, अगर दोनों है तो बैंक बना देना, हमेशा बैंक से ही करना सारा काम, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट।
और दो पार्टनर्स हैं आशीष और कनव। ये हो गया आशीष, ये कनव। आशीष और कनव दो पार्टनर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आशीष और कनव, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आशीष और कनव दो पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आशीष कनव दो पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और एक बैंक अकाउंट बनाओ। और देखो, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो असेट में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बैंक, उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। तो पता है जितनी भी असेट है उनको सीधा बेचोगे या रियलाइजेशन में डाल के? तो बैंक को डालूं क्या रियलाइजेशन में? अरे बैंक बिकेगा थोड़ी ना। बैंक का 35,000 का जो बैलेंस है उसको बैंक में दिखा दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का जो बैलेंस है उसको बैंक में दिखा दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, इन पांचों असेट, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, इन पांचों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। स्टॉक 24,000 का, स्टॉक आपका कितने गए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 24,000 का। और स्टॉक के बाद क्या दे रखा है देखो, आपका डेटर्स कितने के हैं, 19,000 के। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने के आपके, 19,000। और फर्नीचर 40,000 का, टू फर्नीचर 40,000, फर्नीचर है आपका 40,000 का। और प्लांट है 210 का, लिख दो यहां पर टू प्लांट 2,10,000 का, प्लांट 210। इन्वेस्टमेंट 32,000, इन्वेस्टमेंट है आपके 32,000 के। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। और इन सबको आप क्या बोलोगे, अपनी रिकॉर्डेड असेट। रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्डेड असेट जो कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में असेट में दिख रही है, रिकॉर्ड है, आपको सारी दिख रही हैं। और ये असेट में पी एंड एल लिखा हुआ है, इसका क्या करूं? क्या होता है असेट में पी एंड एल होता है तो प्रॉफिट या लॉस कौन बियर करते हैं हर लेसन में? तो डाल दो कैपिटल अकाउंट में 10,000, 3:2, 10,000 का 3:2 लिख दो इनके अकाउंट में, टू पी एंड एल 6,000 और 4,000। अगर असेट में कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता तो वो भी मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर देता। और अगर असेट में गुडविल होती सोचो, तो वो मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी है नहीं। हर लेसन में मैं आपको बोलता था असेट में अगर गुडविल है तो राइट ऑफ कर दो, कैपिटल टू गुडविल। रिजोल्यूशन में मैं बोलूंगा रियलाइजेशन टू गुडविल, रियलाइजेशन में डाल दो आप गुडविल को। अब आप देखो असेट सारी खत्म। लाइबिलिटीज में देखो कैपिटल के बैलेंसेस 120 और 80 लास्ट ही लास्ट में दे रखे हैं, दिख रहे हैं 120 80। कैपिटल अकाउंट में दिखा दो 120 और 80। कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 120 और 80। कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में दिखा दो बाय बैलेंस ब्रॉट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो लिख दो क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 120 एंड 80। उसके बाद देखो ऊपर से सारा क्रेडिटर्स दिख रहे हैं किसी को, प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष का लोन, कनव का लोन, कनव तो पार्टनर है पता है, दिख रहा है किसी को? बोलो भाई कनव पार्टनर है क्या, दिख रहा है किसी को? पार्टनर कौन है, आशीष और, तो कनव का लोन में रियलाइजेशन में ट्रांसफर, उसका मैं अलग से अकाउंट बना के भारी पेमेंट कर दूंगा। बाकी सब जाएगा, ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे, प्रोविडेंट फंड होगा, मिसेस आशीष का लोन होगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए बनता है, इन्वेस्टमेंट, तो वो भी डालूंगा मैं रियलाइजेशन में। और एक ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं एक बार ध्यान से सुनना। क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष का लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबको तो डाल दो रियलाइजेशन में। क्रेडिटर्स 42,000, क्रेडिटर्स कितने के आपके 42, लिख दो यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स कितने के आपके 42,000। और प्रोविडेंट फंड है 60,000 का, बाय प्रोविडेंट फंड कितने का आपका 60,000। मिसेस आशीष का लोन 9,000,
बाय मिसेज ए का लोन, मिसेज ए का लोन 9,000, मिसेज ए का लोन 9,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था? 4,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 का, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 का। क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, मिसेज ए का लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और भी कुछ है क्या लायबिलिटी में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और देखो मैंने आपको बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ना, इसको यहाँ डाल के छोड़ देना। ये किसके अगेंस्ट बनता है? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। आगे कुछ नहीं, इसको भूल जाओ, इस नाम की कोई चीज भी है। इन्वेस्टमेंट बिकेंगे तो बाय बैंक, पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर, इसका कुछ नहीं होगा। किसी भी एसेट के अगेंस्ट कोई फंड है तो डाल के छोड़ दो, फर्म बंद हो रही है, इसका आगे कुछ नहीं होगा। इन तीनों के लिए कुछ लिखा नहीं हुआ तो भी मैं इनका पेमेंट करूंगा, और असेट के लिए कुछ लिखा नहीं होगा तो बेच दूंगा, इंटेंजिबल होगी तो जीरो मान लूंगा। और देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान है किसी को एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में क्या बोलता था? वही होगा। ध्यान है किसी को क्या बोलता था WCR के लिए? अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम तो बांट दो, आज भी वही बोल रहा हूं। अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरा की पूरा। तो देखो है क्या कोई क्लेम? पहले पॉइंट में फर्नीचर का कुछ है, डेटर्स का, फिर कनव स्टॉक का है, क्रेडिटर्स का है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ लिखा नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो क्या करूं बोलो? बोलो भाई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हर लेसन में क्या करते थे हम? एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिस्ट्रीब्यूट। आज भी कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनको बता सकते हो आप? क्या लिखोगे इनके अकाउंट में आप? भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना कितना? 12,000 और 8,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपने अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए जो रिजर्व बना रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप पार्टनर्स को। आपने अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए जो रिजर्व बना रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप पार्टनर्स को। आपने अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए जो रिजर्व बना रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को। और सोचो अगर इसके अगेंस्ट क्लेम होता तो आप क्या करते? बता सकते हैं कोई? आप लोग यार बहुत ही भयंकर हो, बहुत ही भयंकर बता रहा हूँ साला। हफ्ते हफ्ते में एग्जाम आने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं आता, मतलब पता नहीं क्या पढ़ते हो क्या करते हो। अरे यार WCF कितना था अभी क्वेश्चन में? 20,000। अगर कुछ भी लिखा हो नहीं तो हम क्या करते हैं? WCF 2 पार्टनर्स कैपिटल, पूरा की पूरा 20,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर इसके अगेंस्ट क्लेम होता सपोज 15,000 का, तो क्या करते आप? एंट्री, एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20। और अगर क्लेम होता तो उतना हम लाइबिलिटी में दिखाते हैं और बाकी का 2 पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान है, क्लेम होता था तो मैं बोलता था ना लाइबिलिटी में दिखा दो, सुनना, और बाकी का पार्टनर्स को बांट दो। क्लेम जितना है उतना लाइबिलिटी में दिखा दो। अभी तो हमारा बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो लाइबिलिटी में दिखा के क्या करोगे? लाइबिलिटी में दिखाने के बाद क्या करोगे? लाइबिलिटी में दिखा दोगे तो उसके बाद क्या करोगे? उसको रियलाइजेशन में डाल के पे करोगे ना भाई। जितना क्लेम होता लाइबिलिटी में दिखा दो, बोले दिखा दिया लाइबिलिटी में, फिर क्या करोगे? उस लाइबिलिटी को बंद करके कहां डालोगे? रियलाइजेशन में। तो पता है डायरेक्ट ही मैं इसको रियलाइजेशन में डाल दूं क्या और पे कर दूं? लाइबिलिटी की जगह मैंने किसको क्रेडिट कर दिया? सीधा रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में दिखा दूंगा बाय WCF और पेमेंट कर दूंगा अगली एंट्री में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक 15,000। जितना क्लेम है उतना लाइबिलिटी में दिखाओ। तो मैं लाइबिलिटी में नहीं दिखा रहा हूं, मैं लाइबिलिटी की जगह सीधा रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहा हूं। अगर मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा तो मुझे उसको बंद करके रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा। लिख दो आप यहाँ पे टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, फिर एक और एंट्री करो क्लेम फॉर कंपनसेशन टू रियलाइजेशन। मैंने सीधा लिख दिया टू रियलाइजेशन। तो जितना भी WCF है ना, उसके अगेंस्ट अगर कोई क्लेम नहीं है तो मैं पूरा पार्टनर्स को बांट दूंगा। और अगर क्लेम है, अगर क्लेम है तो क्या करोगे आप? जितना क्लेम है उतना तो मैं लाइबिलिटी मान के रियलाइजेशन में डाल दूंगा बाय WCF और बाकी का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। और रियलाइजेशन में डालने के बाद मुझे पेमेंट भी करना पड़ेगा। आपने लाइबिलिटी की जगह रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, तो जब पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी की जगह रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक।
और अगर सोचो 15 से ज्यादा, 20 से ज्यादा क्लेम हो तो पता है क्लेम कितना है? 25,000 का। आपने तो फंड 20 का ही बना रखा है, क्लेम है 25,000 का, तो क्या करोगे? पार्टनर्स को कितना दोगे बताओ? कुछ नहीं मिलेगा। पूरा की पूरा जो भी है इसको रियलाइजेशन में डाल दो, 20,000। और जब पेमेंट करोगे ना आप, तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 25,000। तो अपने आप लॉस आ जाएगा, पता है? रियलाइजेशन की क्रेडिट में आपने कितना डाला है? 20, और आप डेबिट करोगे उसको 25 से, तो 5 से अपने आप डेबिट साइड ज्यादा होके लॉस बन के कैपिटल में चला जाएगा। यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट का, पूरा साल हो गया बोलते बोलते, 50 बार ग्रुप पे भेज दिया उसको कि उसको देख लो, उसको लिख लो, उसको 10 बार, उसको 20 बार, उसको 25 बार, उसको 50 बार पढ़ लो। एक एक लेसन का पॉइंट उसके अंदर कवर है भाई साहब, कोई खोल के देखता नहीं है। सोचो अब मजा ले साला, कोई उसको देख ले, लिख ले, सोच ले, पढ़ ले, मतलब कुछ नहीं साला, जीरो हालत है। कोई मतलब नहीं किसी को, कुछ नहीं। पूरा लेसन बता रहा हूँ, जितना मैंने बताया ना उससे डबल बता रहा हूँ, डबल चीजें बता रखी है उसके अंदर, डबल। क्योंकि उसको लिखे, ये सब, ये जो लिखा है ना, सब की सब एक एक चीज है वहां पे, सब। रिवीजन सोचो ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ आओ, आपको कुछ आता हो, मैं आपको रिवाइज कराऊं, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको। सोचो इट्स नॉट रिवीजन। सोचो इसको रिवीजन नहीं बोल सकते अपन, ये रिवीजन नहीं है कि आप बोलो हमको आता है, हमने डीके से पढ़ लिया, हमने वर्कशीट कर लिया, आप कुछ पढ़ाओ हमको, कुछ समझाओ। ऐसा होता ही नहीं है। सोचो जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको बंद करके रियलाइजेशन में डालते हैं। वो भी इतने प्रेम से सुनते हैं सारे वहाँ, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे देखते हैं बस, आज तो सुन के जाएंगे। पढ़ाई है क्या साला, टाइम पास है सब, कुछ नहीं होगा इससे। कल आगे फिर बैठ जाना, फिर चल देना, फिर उठ लेना। नो बेनिफिट, नो यूज। सुनना ध्यान से, तो जब तक किताबें खोल के पढ़ोगे ना, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, समझो कुछ भी नहीं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इधर देखना, इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था, मैंने WCF पूरा पार्टनर्स को बांट दिया। बिल्कुल सोचना मत इस पॉइंट्स के बारे में, अगर WCF के अगेंस्ट क्लेम होता है तो उतना रियलाइजेशन डाल के पे कर देते हैं, बाकी बांट देते हैं। और अगर जितना फंड है उससे भी ज्यादा क्लेम हो तो फंड को पूरा रियलाइजेशन डाल के पे। ना कभी सोचना, ना कभी देखना, ना कभी बोलना। 8 महीने हो चुके हैं, 2-3 महीने और बचे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा सब, छुट्टी। सोचना नहीं किसी चीज के बारे में, बस ये बात ध्यान रखना। यहाँ देखो, यहीं पे भूलो, यहीं पे खत्म काम। सुनना ध्यान से इधर। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकते हैं? देखो नीचे देखना, नीचे क्या लिखा हुआ है? On the above date they decided to dissolve the firm. On the above date they decided to dissolve the firm. Ashish agreed to take over furniture at ₹38,000. देख लेना इधर, आशीष बोल रहा है फर्नीचर मैं ले लेता हूं, तो दे दूं क्या उसको? बोलो। आशीष बोल रहा है फर्नीचर मैं ले लेता हूं, तो बोलो दे दूं क्या उसको? आशीष बोल रहा है फर्नीचर मैं ले लेता हूं, तो दे दूं क्या उसको? बोलो भाई, दे दूं क्या? क्या एंट्री करोगे ख्याति जी, बताओ। आशीष को दे दूं फर्नीचर 38 में, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखोगे या बाय आशीष कैपिटल? बाय आशीष की कैपिटल, ब्रैकेट में फर्नीचर। इससे ज्यादा आसान लेसन आपको मिलने वाला नहीं है। असेट मैंने उधर डाल दी सामने, अब वो बिकेगी तो इधर मुझे पैसा आएगा, बाय बैंक, पार्टनर लेगा तो उसका नाम। लाइबिलिटी मैंने इधर डाल दी, जब पे करूंगा तो उधर लिखना है टू बैंक या टू पार्टनर। ज्यादा दूसरा लेसन आप सोचना ही मत, आपको मिल जाएगा कोई। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। आशीष एग्रीड टू पे ऑफ मिसेज अशोक का लोन, मिसेज आशीष का लोन। दिख रहा है किसी को? आशीष बोल रहा है कि मिसेज आशीष का लोन मैं पे कर दूंगा। मिसेज आशीष का लोन दिख रहा है किसी को? कहीं दिख रहा है किसी को मिसेज आशीष का लोन? आशीष बोल रहा है मैं सेटल कर दूंगा, तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू आशीष की कैपिटल 9,000। वाइफ का लोन है ना, वाइफ का लोन, टेकन ओवर बाय आशीष। अगर पेमेंट करने के लिए लिखा होता तो रियलाइजेशन टू बैंक। आशीष बोल रहा है मैं टेक ओवर कर रहा हूं, मैं पे कर दूंगा लाइबिलिटी का। हमने कहा हम तेरे को दे देते रियलाइजेशन टू आशीष की कैपिटल। उसके बाद कोई बता सकता है डेटर्स से पैसा मिलेगा, प्लांट को बेचेंगे तो क्या एंट्री करोगे? डेटर्स से पैसे मिलेंगे तो क्या लिखोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर्स से पैसे मिलेंगे तो क्या लिखोगे? 18,500।
डेटर्स को आपने कहाँ डाल दिया, रियलाइजेशन के डेबिट में। अब जब पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर्स से पैसे मिले आपको, बैंक टू रियलाइजेशन। मशीन को बेचा, प्लांट को बेचा 10% मोर। प्लांट कितने का, 21,000। 2,10,000 का है ना, 2,10 ही है ना प्लांट। प्लांट कितने का है आपका, 2,10,000 का। उसको बेचा आपने 10% मोर, यानी 2,10 और 21, 2,31। तो इसी में दिखा दूं क्या, प्लांट को बेचा आपने 31 में, आपने प्लांट को बेचा 2,31,000 में, प्लांट को बेच दिया 2,31,000 में। और कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। कनव बोल रहा है 40% स्टॉक में ले लेता हूं। पता है किसी को स्टॉक कितने गए, दिख रहा है किसी को स्टॉक कितने गए, 24,000 का 40% कितना होते हैं, 24,000 का 40%, 9,600 का 20% कम में लेगा वो बोल रहे हैं। तो 9,600 का 20% कम करोगे तो कितना आएगा, क्या लिखूं, बाय कनव की कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। 9,600 का 20% काटोगे तो कितना आएगा, 7,680। जो स्टॉक है ना आपका उसका 60%, कनव बोल रहे हैं 40%, कनव बोल रहे हैं मैं ले लेता हूं लेकिन मैं 20% कम में लूंगा। पहले मैंने स्टॉक का 40% निकाल लिया, उसका 20% कम करके कनव को दे दिया, और बाकी का स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड, प्रॉफिट 10%, बाकी का बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, तो बचा कितना 60%। कितना होता है स्टॉक का 60%, 14,400, और 14,400 का 10% 1,440 प्लस करके कितने में बेचा, ये दिखा दिया स्टॉक कितना, 15,840। इतना भयंकर कठिन लेसन है। असेट बिक्री है तो बाय बैंक, पार्टनर ले रहे हैं तो बाय पार्टनर, खत्म। लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो टू बैंक, पार्टनर ले रहा है तो टू पार्टनर, छुट्टी। ज्यादा कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का। सुनना, आगे देखना क्या लिखा हुआ है। ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, बताए दिख रहे हैं किसी को, क्रेडिटर्स कितने के हैं, दिख रहे हैं किसी को, क्रेडिटर्स कितने के हैं दिख रहे हैं किसी को, ये रहे क्रेडिटर्स आपके 42,000 के, और ये बोल रहे हैं कि हम क्या ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो काम खत्म, क्रेडिटर को क्या दे दिया आपने, तो इन्वेस्टमेंट को भूल जाओ और क्रेडिटर को भी भूल जाओ। अब क्रेडिटर को कुछ देना, क्या दे दिया उनको, अगर आपने अपनी कोई असेट किसी क्रेडिटर को दे दी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट नो एंट्री। क्रेडिटर को ऑलरेडी मैं बंद कर चुका हूं, इन्वेस्टमेंट को ही बंद कर चुका हूं, दोनों को रियलाइजेशन में डाल चुका हूं, दोनों आमने सामने हैं, और दोनों आमने सामने सेट हो गया मामला, खत्म काम, कुछ नहीं करना हमको। क्रेडिटर्स कितने के हैं 42, क्रेडिटर्स कितने के हैं 42, और इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 32। तो इसके सेटलमेंट में जो भी प्रॉफिट लॉस है वो अपने आप आ जाएगा, हमको कुछ नहीं करना। क्रेडिटर 42, इन्वेस्टमेंट 32, दे दिया उनको मैंने इन फुल सेटलमेंट, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद सुनना ध्यान से, कोई बता सकता है कोई लाइबिलिटी बची क्या जिसके लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बोलो बोलो भाई बोलो। क्रेडिटर्स का हो गया क्या काम, मिसिज ए का लोन हो गया, और प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करूं बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, और इसके नीचे लिख दूं क्या, मिसेस ए का लोन। मिसेस ए का लोन कितना, प्रोविडेंट फंड यार, सॉरी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट कर दो, लिख दो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कितना, 60,000 रुपए। और असेट में देखो सारी हो गई क्या, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट दे दिए क्रेडिटर्स को, गुडविल थी नहीं, खत्म। सारी एसेट बिक गई या पार्टनर को दे दी, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया या टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब देखो बिजनेस को बंद करने में कोई खर्चा हुआ क्या आपका, देखो दिख रहा है किसी को, कनव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000। कनव बोल रहे हैं मुझे 12,000 दे दो, मैं सारा काम संभाल लूंगा। तो हम इसे 12 देंगे अपने बिजनेस के बिहाफ पे, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इनकम, और एक्सपेंस का अकाउंट खोलूं अलग से, उसकी जगह रियलाइजेशन को डेबिट कर दूं, और कनव को पैसा दूं उसकी कैपिटल बढ़ाऊं।
रियलाइजेशन टू कनव कैपिटल। कनव बोल रहा है सारा काम मैं कर लूंगा, मुझे 12,000 दे दो। हमने कहा ठीक है दे देते हैं तेरे को 12। एंट्री कर देते हैं रियलाइजेशन टू कनव की कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन या रेम्यूनरेशन 12,000। रियलाइजेशन टू कनव की कैपिटल 12,000। हमने अपना खर्चा दिखा के उसकी कैपिटल बढ़ा दी। और पता है अब सारा काम कौन करेगा, बता सकते हो? सारा काम कौन करेगा? कनव। एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, और वो खर्चे भी बियर करेगा। 12,000 में उसने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सारा काम कौन करेगा? और छोटे मोटे जो खर्चे होंगे वो भी कनव देगा अपनी जेब से। हमने कहा देख हम तेरे को सारा काम करने के लिए लगा रहे हैं, सारा काम तू करेगा? कहता है हाँ। और वो बोल रहे हैं कि छोटे मोटे जो खर्चे होंगे ना वो मैं अपनी जेब से दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं। हमने कहा तेरे को करने पड़ेंगे बियर खर्चे। कहता है यस। अब पता है खर्चा हुआ 8,000 का, एक्चुअल एक्सपेंस कितने का हुआ? तो ये किसको देना है? तो हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं। लिखा हुआ है वो बियर करेगा, तो हमें क्या, हम क्यों, हमको मतलब ही नहीं है इससे। उसने बोला है ना वो बियर करेगा सारा खर्चा, और लिखा है एक्चुअल में 8,000 रुपए खर्च हो गए। तो सोचो कनव को कनव को नुकसान हुआ कि फायदा काम करने के लिए? हमने उसको कितना दिया था और उसके खर्च कितने हो गए? तो भी 4 तो बच गए ना उसके पास में। 4 तो बच गया, हमने तो उसको 12 दे दिए, अब उसके 8,000 तो खर्च हो गए, तो 4 तो बचेगा ना उसके पास में, तो उसको बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है। बस खत्म है क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को क्लोज करोगे ना, इसको बंद करोगे आप, तो यहाँ बाय बैंक का टोटल कितना आएगा, निकाला है किसी ने? 265 340। अब आगे पूरा लेजर पोस्टिंग है इस क्वेश्चन में। लेजर पोस्टिंग का मतलब, लेजर पोस्टिंग मतलब आपने रियलाइजेशन में लिखा बाय ए, तो ए के अकाउंट में लिखोगे टू रियलाइजेशन। आपने यहाँ पे लिखा बाय बैंक, तो बैंक में लिखोगे टू रियलाइजेशन। आपने यहाँ पे लिखा बाय के, तो के में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। और आपने यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन के डेबिट में टू ए, तो ए में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन। आपने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन। आपने यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन टू कनव, तो कनव में क्या लिखोगे आप, बाय रियलाइजेशन। दो अकाउंट बने हुए ना नीचे, उसमें पोस्टिंग करनी है। अगर आप इधर लिख रहे हो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक बाय पार्टनर, तो उन अकाउंट्स के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन। और आप रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहे हो टू बैंक टू पार्टनर, तो उन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके। और इस अकाउंट को बंद करोगे तो क्या निकलेगा आपका, प्रॉफिट या लॉस। निकाला है किसी ने? कितना आएगा प्रॉफिट टोटल? 20,000। 20,000, 20 रुपया, 20,000। और ये किसको दोगे आप, दोनों पार्टनर्स को। तो ये जो प्रॉफिट है ना उनके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके। कितना कितना, 12,012 और 8,008। और रियलाइजेशन में लिखा था ना आपने ऊपर, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा था ना टू ए, तो ए में लिख दूं क्या यहाँ पे बाय रियलाइजेशन करके? ये लिखा था ना आपने रियलाइजेशन में टू ए 9,000, तो ए में दिखा दूं। और रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक में दिखा दूं बाय रियलाइजेशन कितना, 60,000। और रियलाइजेशन में टू के, तो के में दिखा दो बाय रियलाइजेशन करके कितना था ये, 12,000। और रियलाइजेशन में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, तो वो भी डाल दो। कितना कितना प्रॉफिट आया था, अच्छा प्रॉफिट तो मैंने ऊपर डाल दिया। और आपने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा था बाय ए, तो ए में दिखा दो टू रियलाइजेशन कितना, 38,000। और आपने रियलाइजेशन में लिखा बाय बैंक, नीचे बैंक में दिखा देना टू रियलाइजेशन करके। बैंक में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 265 340। और बाय के, तो के में दिखा देना टू रियलाइजेशन करके कितना, 7680। और एक शायद पार्टनर का लोन भी था ना जिसका हमने कुछ नहीं करा, 35,000 का। पेमेंट कर दो सीधा। नाम क्या था पार्टनर का, तो लिख दो यहाँ बाय कनव लोन, डायरेक्ट पेमेंट कनव लोन टू बैंक, सीधा बैंक में दिखा देते हैं उसको बाय पार्टनर्स लोन। इसका हम एक छोटा सा अलग से अकाउंट बना देते हैं, कनव का लोन अकाउंट। और उसमें क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारी लाइबिलिटी होती है और कुछ लिखा नहीं होता, तो हम इसका पूरा की पूरा पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। कनव का लोन कितने का था, 35,000 का। हमने इसका पूरा की पूरा फुल पेमेंट कर दिया कनव लोन टू बैंक। कनव का लोन कितने का था, 35,000 का।
हमने पूरा की पूरा फुल उसका पेमेंट कर दिया कनव लोन टू बैंक। कनव का जो लोन था ना, उसका हमने पूरा की पूरा फुल पेमेंट कर दिया कनव लोन टू बैंक। सर फर्म बंद होती है ना तो सीक्वेंस होती है, सबसे पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट होते हैं, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट होता है, फिर पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट होता है। सोचो, अब सोचो अगर पैसे कम हैं तो सबसे पहले इनको दिए जाएंगे, बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को, फिर इसका नंबर आएगा, है ना। अगर आपने इसको कैपिटल में, अब थोड़े पैसे बचे, तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों को प्रपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है, तो लोन को भी अगर आपने कैपिटल में जोड़ दिया तो फिर प्रपोर्शनेटली दोगे तो लोन का पैसा भी डूब जाएगा। तो पार्टनर बोलता है पहले मेरा पेमेंट करो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, और आउटसाइडर्स को देना है सबसे पहले, फिर पार्टनर का लोन, फिर उसकी कैपिटल का नंबर आता है।